Hello students, up to now we have studied in our previous video that business activity is divided into two parts, that is industry and commerce, right? So in our previous video we have studied about industry in detail. I hope you must have watched that video. If you have not watched, I request you to please watch that video where I have explained in detail about the industry, right? So business activities is divided into two parts. First is industry and then it is commerce. So we have discussed already in detail about industry. So in today's video we will cover the other part of business activity, that is commerce, right? Now see, this commerce also has got two parts. Commerce has got two parts. First is what? Trade. And then second is auxiliaries to trade. Now what is the meaning of this auxiliaries to trade? I'll tell you in this today's video. First of all, you all are very much familiar with the word trade. Trade means what? Doing, buying and selling of goods and services. So all these things we are going to study in our today's video, right? So let us start with the meaning of commerce. See students, commerce is basically what? Commerce include all those activities which help in directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumers. See, commerce what? It includes what? All those activities, मतलब वो सारी activities है जो directly या indirectly मतलब कंज्यूमर तक कोई भी गुड्स पहुंचाने के लिए उसका डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी है. सो विच हेल्प्स इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. मतलब इंडस्ट्री का मतलब तो ऑल ऑफ यू नो, नाउ यू अंडरस्टूड. इंडस्ट्री का मीन्स क्या होता है? फैक्ट्री. अच्छा, फैक्ट्री से क्या होता है? फैक्ट्री इज रिलेटेड टू व्हाट? ओनली प्रोडक्शन. यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड है हम लोग, राइट? जहाँ पर गुड्स बनते हैं वो इंडस्ट्री हो गया. मान लो एक बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, पूरे इंडिया में बिक रहा है. जैसे मान लो एक गुड डे बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, मान लो एक गुड डे बिस्किट का पैकेट है. इट इज सोल्ड इन थ्रू आउट इंडिया, राइट? बट उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक कैसे पहुंचाया जाता है? मान लो दिस बिस्किट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस फैक्ट्री, राइट? नाउ दिस बिस्किट इट हैज टू रीच टू ऑल द कंज्यूमर्स. हाउ इट विल रीच? इट विल रीच थ्रू वेरियस स्टेजेस. उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के बहुत सारे स्टेप्स है. फैक्ट्री में जाके तो हम डायरेक्टली बिस्किट खरीदेंगे नहीं. वी विल गो टू द इंडस्ट्री एंड बाय अ पैकेट ऑफ बिस्किट. नो, देर आर वेरियस स्टेजेस और देर आर वेरियस प्रोसेस, यू कैन से दैट फिनिश गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है? तो पूरे इंडिया में जो बिस्किट का पैकेट बिकता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएगी, ठीक है? सो उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं कॉमर्स, ठीक है? उसका क्या मतलब होता है? कॉमर्स. कॉमर्स का मतलब क्या? इंडस्ट्री है, ये फैक्ट्री है, यहाँ पे एक बिस्किट का पैकेट मैन्युफैक्चर हो रहा है. अब ये बिस्किट का पैकेट कंज्यूमर, ये हम कंज्यूमर हैं, वी आर द कंज्यूमर, ठीक है? अब हम तो इस फैक्ट्री में जाएंगे नहीं बिस्किट परचेज करने के लिए, ये बिस्किट हमारे पास आएगा नहीं. तो हाउ दिस पैकेट ऑफ बिस्किट विल रीच टू अस बाय डिफरेंट स्टेजेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ व्हाट? कॉमर्स, ठीक है? कुछ एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती है जो कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में हेल्प होती है, तो वही सारी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऑल दोज एक्टिविटीज़ इज नोन एज व्हाट? कॉमर्स, ठीक है? सो इफ़ यू सी क्लियरली चिल्ड्रन, इंडस्ट्री तो वो है जहाँ पर गुड्स मैन्युफैक्चर होता है. इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री सिर्फ वही प्लेस है जहाँ पे प्रोडक्शन हो गया है, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया. और कॉमर्स वो एक्टिविटी है, देखो, कॉमर्स तो वो एक्टिविटी है जो गुड्स को इंडस्ट्री में बनी और उनको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाती है. व्हाट इज कॉमर्स? मतलब जो गुड्स इंडस्ट्री में बनते हैं वो अल्टीमेटली कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेंगे, दैट इज द वर्क ऑफ व्हाट? कॉमर्स, ठीक है? दैट इज द मेन वर्क ऑफ कॉमर्स, उनको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना, ठीक है? अब कॉमर्स जो वर्ड है इसमें दो टाइप की एक्टिविटीज आती है, ठीक है? इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है? देखो, एक है ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है? एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड. नाउ सी व्हाट इज ट्रेड. अब ट्रेड क्या है इसको आप लोग ध्यान से समझो. ट्रेड मीन्स व्हाट? ट्रेड का वैसे देखा जाए तो सिंपल मीनिंग जैसे मैंने बताया, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. मतलब किसी भी गुड्स को लेके या सर्विसेज को यहाँ से वहाँ बेचना विद द एम ऑफ
अर्निंग प्रॉफिट, दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रेड, ठीक है। नाउ सी, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड क्या है? ट्रेड इज व्हाट? इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। So it refers to sale, transfer or exchange of goods. Why? It is help in making the goods or produce available to the consumers or users. मतलब उससे कोई भी goods जो है consumers और directly हमारे तक वो goods कैसे पहुंचते हैं, that is done in trade, ठीक है। Now how that is done? How that is done? अब सबसे बड़ा important है कि वो जो goods बनते हैं वो consumers तक कैसे आएंगे। How that goods will reach to the consumer. See, these days goods are produced on a large scale and it is difficult for the producers to themselves reach out to individual buyers. देखो, goods तो large scale में बनता है। अब एक बात बताओ, क्या ये possible है किसी भी फैक्ट्री के मालिक को कि वो goods डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जाए? पॉसिबल है क्या? नो। तो देखो, उसके लिए क्या करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज प्लेस, मीन्स ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे है दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट्री जो है दिल्ली में है आपके चिप्स की फैक्ट्री, ठीक है। चिप्स की फैक्ट्री दिल्ली में है, ठीक है। और ये हम जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब जो उस चिप्स को कंज्यूम करेगा, जो उस कंज्यूम को यूज़ करेगा, कंज्यूमर कहाँ पर है? भोपाल में। फैक्ट्री कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। अब ये फैक्ट्री का मालिक तो है नहीं कि जाके कंज्यूमर्स के पास जाके चिप्स के पैकेट लेके जाएगा, ले लो जी मेरा चिप्स खरीद लो, नहीं। कोई फैक्ट्री का ओनर तो जाता नहीं है। तो क्या है, ये यहाँ पे जो फैक्ट्री का ओनर है, ही इज़ द मैन्युफैक्चरर। व्हाट ही इज़ द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब इस चिप्स को कंज्यूमर तक भोपाल, मतलब भोपाल में कौन है? कंज्यूमर। इस चिप्स के पैकेट को कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। कौन कौन से प्रोसेस हैं ये देखो। मैन्युफैक्चरर से जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है। एक होता है ना डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से ये जाएगा होलसेलर के पास, और होलसेलर के पास ही जाता है, होलसेलर के बाद ही जाता है रिटेलर के पास। और रिटेलर जो होता है, हमारे घर के बगल में जो शॉप होती है वो होती है रिटेल शॉप, और हम वो चिप्स का पैकेट कहाँ से खरीदते हैं? यहाँ से, रिटेलर से, ठीक है। तो फैक्ट्री का जब प्रोडक्शन हो रहा है वो कंज्यूमर तक आने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से गया। मैन्युफैक्चरिंग हो गया दिल्ली में, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, फिर उसको होलसेलर के पास गया। होलसेलर मतलब जो होलसेल क्वांटिटी में किसी गुड्स को डीलिंग करे, ठीक है। तो वो ये सारा काम कहाँ पर होता है? ये सारा प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरर से लेके अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुँचाने का, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर द प्रोड्यूसर्स, देखो लिखा है ना, टू देमसेल्व्स रीच आउट टू द इंडिविजुअल बायर्स फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। बिजनेसमैन आर एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स। बिजनेसमैन को तो उस गुड्स को डिफरेंट मार्केट तक पहुंचाना, ही इज बिजी इन दैट एक्टिविटी। सो इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, अगर ट्रेडिंग नहीं होगा तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है प्रोडक्शन एक्टिविटीज को लार्ज स्केल पे कंडक्ट करना, ठीक है। सो ट्रेड जो है यहाँ पे दो चीज़ों में क्लासिफाइड है। सी, trade may be classified into two broad categories. See, trade is classification of trade. Trade is classified into two broad categories: internal trade and external trade. Now see, internal trade में क्या क्या आएंगे? wholesale trade and retail trade. अब wholesale trade में क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान किसी एक चीज़ का होलसेल मतलब लार्ज क्वांटिटी में उसका स्टॉक रखे, दैट इज होलसेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड में मतलब जो ऐसा जो ओनर है रिटेल ट्रेड का जिसके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें हो लेकिन वो कम क्वांटिटी में हो, ठीक है, दैट इज इन द लेस क्वांटिटी। बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन टेक बिग बाजार। बिग बाजार इज नाउ अ डेज वेरी मच पॉपुलर। बिग बाजार एक रिटेल ट्रेडिंग में आता है, लेकिन आप देखते हो बिग बाजार में बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें मिलती है, कम क्वांटिटी में मिलती है। आपको एक से टीवी से लेके फ्रिज से लेके कंज्यूमर गुड्स, क्लोथ्स, ग्रोसरी, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन बिग बाजार। सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिटेल ट्रेड। दूसरी बात, जो हमारे लोकल ग्रोसरी शॉप्स होते हैं वो भी आते हैं रिटेल ट्रेड में, ठीक है। और एक है इन एक्सटर्नल ट्रेड। सी, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या है? कुछ ट्रेड होते हैं इंडिया के बाहर, मतलब हम दूसरे कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं बाहर की कंट्री से, दैट इज इम्पोर्ट ट्रेड। फिर होता है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब जो चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस होती है लेकिन इंडिया के बाहर हम दूसरी कंट्री को सेल करते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड। और ये क्या है? इंटरपोर्ट ट्रेड। ये दूसरा टाइप का ट्रेड है, मैं आगे के इस वीडियो के एंड में बताऊंगी व्हाट इज दिस
इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। नाउ सी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये देखो, सी कॉमर्स जो है, वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट, कॉमर्स. So commerce is providing all the necessary link between producers and consumer, right? It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of, free flow का मतलब क्या होता है, यही होता है free flow, मतलब मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक कोई भी गुड्स आसानी से पहुंच जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ free flow of goods and services. So all the activities involving the removal of hindrances मतलब कोई भी एक्टिविटी या कोई भी प्रोसेस जो डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक जाती है. मान लो ये चिप्स का पैकेट है, ये दिल्ली में मैन्युफैक्चर हो रहा है और ये कंज्यूमर भोपाल में है, तो भोपाल तक इस चिप्स के पैकेट को पहुंचने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, हिंड्रेंसेस. हिंड्रेंसेस मीन्स व्हाट, प्रॉब्लम्स इन द कॉमर्स. अब ये हिंड्रेंसेस कौन कौन सी टाइप की होती हैं ये देखो. सी दीज हिंड्रेंसेस मे बी इन रिस्पेक्ट टू पर्सन. पर्सन मतलब क्या, मतलब किस वे में वो पर्सन से रिलेटेड है, मतलब पर्सन वाली हिंड्रेंस कौन सी होती है. अब पर्सन वाली हिंड्रेंस कौन सी होती है ये देखो, जैसे मैंने बोला ये दिल्ली में फैक्ट्री का ओनर है, ये फैक्ट्री का ओनर कहाँ पे बैठा हुआ है, दिल्ली में, ठीक है. अब इसको ये नहीं पता कि मेरा कंज्यूमर कहाँ पर है, कहाँ कहाँ उसके कंज्यूमर है. उसने तो चिप्स के पैकेट का प्रोडक्शन कर रहा है, अब उसके कंज्यूमर तो ऑल ओवर वर्ल्ड में या ऑल ओवर इंडिया में है. मान लो जो कंज्यूमर भोपाल में है, ही डोंट नो दैट पर्सन. जैसे कि मैंने बताया कि जो मैन्युफैक्चरर है चिप्स के पैकेट का, जो मालिक है, वो तो कार्टून में लेके चिप्स बेचेगा नहीं एक एक गली गली दुकान में जाके कि ले लो भाई मेरे चिप्स ले लो. वो एक कंज्यूमर तक चिप्स पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस में जाएगा. सो पर्सन की हिंड्रेंस ऐसे सॉल्व होती है. कैसे सॉल्व होती है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर से वो रिटेलर के पास आती है और फिर रिटेलर से वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास आता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ हिंड्रेंस. मीन्स प्रॉब्लम ऑफ हिंड्रेंस जो है यहाँ पे ऐसे सॉल्व हो रही है, ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस. सो कॉमर्स प्रोवाइड दिस हिंड्रेंस थ्रू ट्रेड. कॉमर्स हमें इस हिंड्रेंस को कैसे सॉल्व कर रहा है, थ्रू ट्रेड. सो ट्रेड प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स वेयर बायर्स एंड सेलर्स कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर. अब आगे क्या है देखो, हिंड्रेंसेज मे बी इन रिस्पेक्ट टू पर्सन्स. पर्सन्स का मैंने बता दिया. देन है प्लेस. अब प्लेस का हिंड्रेंसेज कैसे हो सकता है देखो, मतलब जैसे यही है कि फैक्ट्री कहाँ पर है, कंज्यूमर कहाँ पर है, फैक्ट्री के जो ओनर हैं उसको कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए क्या क्या प्रोसेस में उसको डिफिकल्टीज आती है, उसको क्या क्या करना है. तो हिंड्रेंसेस, दिस टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस अकर ड्यू टू जोग्राफिकल सेपरेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. मतलब जैसे ये फैक्ट्री दिल्ली में है, कंज्यूमर उसका भोपाल में है, तो जोग्राफिकल डिस्टेंस है कि नहीं, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दिस इज द हिंड्रेंस ऑफ व्हाट, प्लेस. तो प्रोड्यूसर को क्या चाहिए इसके लिए, हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस दूर करने के लिए, प्रोड्यूसर नीड्स टू मेक हिज गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स हु आर स्कैटर्ड इन द डिफरेंट कंट्रीज. मतलब ये दिल्ली में प्रोडक्शन है तो कंज्यूमर तो उसके पूरे कंट्री में स्कैटर्ड है, तो उसको उन तक गुड्स पहुंचाना है. सो कॉमर्स रिमूव्स दिस प्रॉब्लम ऑफ हिंड्रेंस बाय व्हाट, ट्रांसपोर्ट. कैसे ट्रांसपोर्ट से देखो, दिल्ली से गुड्स मैन्युफैक्चरर में बने हुए हैं, अब मैन्युफैक्चरर से वो ट्रांसपोर्ट से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर फिर उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू होलसेलर के पास भेजेगा और होलसेलर फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू रिटेलर के पास भेजेगा. तो हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय व्हाट, बाय ट्रांसपोर्ट, राइट. अब दूसरा क्या है हिंड्रेंस, कौन सा है देखो, टाइम. टाइम का हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम. टाइम की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है ये देखो, जैसे कोई एक एग्जाम्पल ऐसा ले लो, जैसे स्वेटर, ठीक है. अगर किसी की स्वेटर की फैक्ट्री है, मान लो किसी की स्वेटर की फैक्ट्री है लुधियाना में, ठीक है. अब स्वेटर हो चाहे वुलन क्लोथ्स हो, कुछ भी हो, स्वेटर या वुलन क्लोथ्स हम लोग कब यूज़ करते हैं, विंटर सीजन में. उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा कब होती है, विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स की डिमांड होती है, ठीक है. लेकिन क्या ज़रूरी है वो विंटर सीजन में ही प्रोड्यूस होते हैं, विंटर सीजन में तो वो सिर्फ मार्केट में आते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन कब होता है, उनका प्रोडक्शन तो पूरे साल भर होता रहता है ना. तो पूरे साल भर जब उनका प्रोडक्शन होता है, डिमांड तो सिर्फ विंटर में होगी. तो ये जो टाइम का गैप है ये कैसे टैकल होगा, वेयर हाउसिंग के थ्रू. वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन. मान लो फैक्ट्री जो है पूरे साल भर प्रोडक्शन कर रही है, तो पूरे साल भर जब फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रही है तो अपना जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, मान लो जो स्वेटर्स बना के रख रही है, वो कहाँ पर रखेगी, वो फैक्ट्री जो है वेयर हाउसिंग में रखेगी, मतलब गोडाउन में रखेगी. फैक्ट्री में तो सब एक जगह रख नहीं सकते ना, तो जो स्वेटर्स प्रोड्यूस हो गए हैं वो उनको वेयर हाउसिंग या गोडाउन में स्टोर कर सकती है, ठीक है. क्योंकि स्वेटर जो है बस
एक ही सीजन में यूज होगा, बाकी गर्मी हो चाहे बरसात हो, प्रोडक्शन तो चल ही रहा है, तो वो जो प्रोड्यूस गुड्स हैं उनको कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना है। सो ये टाइम है, ये टाइम का हिंड्रेंसेस सॉल्व हो जाता है कैसे, वेयर हाउसिंग से, ठीक है। देन कम्स व्हाट, नेक्स्ट हिंड्रेंस इज ऑफ रिस्क। अब रिस्क का हिंड्रेंस कैसे सॉल्व होगा, देखो किसी भी बिजनेस में आपको पता है कि रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिना रिस्क के कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता। सबको पता है कि किसी भी बिजनेस में रिस्क तो आना ही आना है। और ये रिस्क कैसे आ सकता है, ड्यू टू लॉस या फिर ड्यू टू डैमेज या फिर थेफ्ट, मतलब क्या, चोरी हो सकती है। और दूसरा रिस्क किसका होता है, फायर का होता है। मान लो गोडाउन में आग लग सकती है, दुकान में आग लग जाती है कि नहीं, ठीक है। या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है, मान लो ट्रक ने आके धक्का मार दिया किसी के गोडाउन में या किसी के शॉप में, तो वो भी एक एक्सीडेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है, राइट। सो ये सारे एक्टिविटीज़ है जहाँ पे रिस्क कवर करना होता है बिजनेसमैन को। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस रिस्क इज प्रोवाइडेड बाय होम, इंश्योरेंस कंपनी। इनका रिस्क का फैक्टर कैसे सॉल्व होता है, इंश्योरेंस कंपनीज वालों से, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज वाले क्या करते हैं, मतलब बिजनेसमैन क्या करता है, अपने गुड्स को रिस्क से बचाने के लिए अपने सारे गुड्स को क्या करता है, इंश्योर करता है बाय पेइंग व्हाट, एक थोड़ा सा प्रीमियम हर महीने में पे करके वो अपने गुड्स को क्या कर सकता है, इंश्योर कर सकता है किसी भी रिस्क के लिए, ठीक है। तो बिजनेस में कोई भी प्रोटेक्शन तो चाहिए ही चाहिए। सो उसके लिए क्या काम आता है, इंश्योरेंस। थोड़ा सा प्रीमियम देके बिजनेसमैन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, राइट। सो दिस इज द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। लास्ट इज व्हाट, फाइनेंस। दूसरा कौन सा हिंड्रेंस है, फाइनेंस। अब देखो फाइनेंस की प्रॉब्लम किसी भी बिजनेसमैन को आती है। मान लो कि बिजनेस चालू करने के लिए किसी के पास भी कोई सफिशिएंट पैसा तो होना चाहिए। पैसा होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, कैपिटल। यू नो कैपिटल मीन्स व्हाट, मनी, ठीक है। बिना कैपिटल के क्या कोई बिजनेस कर सकता है। मान लो मुझे बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। आई वॉन्ट 10 लाख रुपीज़, बट मेरे पास 10 लाख रुपीज़ नहीं है। आई हैव ओनली हाउ मच, 3 लाख रुपीज़, ठीक है। तो मैं 3 लाख से अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन क्या ये 3 लाख रुपीज़ सफिशेंट है क्या, नो। तो अब इस रिस्क को सॉल्व करने के लिए मुझे किसके पास जाना होगा, बैंक्स, ठीक है। बैंक्स हमें क्या प्रोवाइड करेगी, बैंक्स प्रोवाइड अस व्हाट, लोन्स। बैंक्स मुझे लोन देगी किसी चीज़ के अगेंस्ट में, और फिर उस लोन के पैसे से मुझे लोन से 10 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे, जिससे मैं जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, ठीक है। सो अंडरस्टूड दिस हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हाउ इट इज सॉल्व, इट इज सॉल्व बाय बैंक्स। तो बैंक्स हमको लोन प्रोवाइड करती है जिससे हम जो है अपना बिजनेस आगे हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। सो द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय ट्रेड, देयरबाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ओनरशिप प्रोड्यूसर्स। जैसे कि मैंने बताया ना हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कैसे रिमूव होता है। देन ट्रांसपोर्ट रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस बाय रिमूविंग गुड्स। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी, राइट। अब हम लोग ये देखेंगे, अच्छा एक और एक चीज़ है, कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक दीज एक्टिविटीज़। मतलब इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है वो हमें बैंक से मिलती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी हैं। दूसरा एक और एक होता है एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पॉसिबल करता है किसी भी प्रोड्यूसर्स को या ट्रेडर्स को एक दूसरे को इन्फॉर्म करना। मतलब मान लो कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है। मान लो एक नए टाइप की पेन आ गई है मार्केट में, ठीक है। जैसे ये एक पेन है, मान लो ये मार्केट में न्यू पेन आ गई है। अब इस पेन को हमें तो पता नहीं कि ये न्यू टाइप की पेन मैन्युफैक्चर हो गई है, हाँ। तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर है, वो इस पेन को हमारे तक पहुंचाने के लिए डेफिनेटली इसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा कि नहीं, क्योंकि बिना एडवर्टाइजमेंट के बिना तो हमें पता नहीं चलेगा कि मार्केट में कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो एडवर्टाइजिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर अ प्रोड्यूसर to inform the consumers about the goods and services available in the market, ठीक है। Hence commerce is said to consist of activities of removing the hindrances of person, place, risk, finance and information in the process of exchange of goods and services, ठीक है। Now see, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, we will talk about what, trade। देखो ट्रेड का मतलब जैसे मैंने बताया it is referred to what, buying and selling of goods and services, buying and selling of what, goods and services। so it is an essential part, ये एक बहुत essential part है, क्योंकि इसके बिना जो है कोई भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर जो है उनका कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। दे विल हैव टू सर्च फॉर ईच अदर। प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर को ढूंढेगा कि कहाँ मैं ढूंढूं, कैसे मैं अपना प्रोडक्ट्स बेचूं, ठीक है। सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस।
नाउ ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड व्हाट कंज्यूमर. ठीक है. द पर्सन्स हु आर एंगेज इन ट्रेड आर नोन एज ट्रेडर्स और मिडलमैन. जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रेडर्स, या फिर उनको हम क्या बोलते हैं? मिडलमैन. नाउ सी, एज आई टोल्ड यू, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड वी विल सी नाउ. देखो मैंने बताया था ना, हाउ इज ट्रेड क्लासिफाइड. इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया. ट्रेड में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. अब इंटरनल ट्रेड में क्या क्या है देखो, होलसेल ट्रेड. ठीक है, होलसेल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड का सबसे पहले तो आप लोग ये मतलब समझ लो, ट्रेड विद इन द कंट्री. किसी भी कंट्री के अंदर, मान लो किसी पर्सन कोई